नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। आज बिहार विधानसभा के चुनाव का अंतिम चरण है। 15 जिलों की कुल 78 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग समाप्त हो जाएगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता चलेगा 10 तारीख को, मगर आज मतदाताओं का मूड क्या रहा, किस आधार पर वोटिंग हुई, कहाँ कितनी वोटिंग हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ अनिल विभाकर जी हैं, देश प्राण अखबार के संपादक, और दाहिनी तरफ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव मिश्रा जी। आप दोनों का स्वागत है। मगर उसके पहले, चर्चा शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दें। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में, अंतिम दिन और अपनी अंतिम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि अंत भला तो सब भला। चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करते हुए उन्होंने यह बात कही थी और उनकी बात आज इस मायने में सच हुई कि आज मतदाताओं ने अपार उत्साह के साथ मतदान किया है। चुनाव आयोग का यह अनुमान है कि 60% के आसपास आज मतदान होगा। वो शाम में जब आंकड़ों का विश्लेषण होगा तब पता चलेगा, मगर अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक लगभग 45 से 50 के बीच में वोटिंग प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई मुजफ्फरपुर में, सुपौल में, जहाँ 50 से ऊपर आंकड़ा पहुँच गया है। और दूसरी बात यह है कि महिला मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में वोटिंग की है। पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी थी। पिछले चरण में दूसरे चरण में तो पुरुष से ज़्यादा संख्या महिला मतदाताओं की थी, और ये महिला मतदाता ही नीतीश कुमार के लिए तुरुप का पत्ता है, क्योंकि महिलाओं का वोट शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार के पक्ष में जाता रहा है। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। इस चुनाव में राज्य सरकार के 11 मंत्री उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी भी खड़े हैं। सीपीआई के सचिव, राज्य सचिव रामनरेश पांडे भी मैदान में हैं। साथ ही आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी हैं। इसके अलावा लवली आनंद भी हैं मैदान में, जो पूर्व सांसद हैं और बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद और सजा काट रहे जेल में आनंद मोहन की पत्नी हैं। उनके पुत्र भी शिवहर से मैदान में हैं, ये सहरसा से मैदान में हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवैसी की एमआईएम पार्टी के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसने लगभग 25 सीटों पे, लगभग नहीं 24 सीटों पे सीमांचल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार दिए हैं। अभी उसके पास एक विधायक है जो किशनगंज से जीता हुआ है। 24 सीटों में कितने लोग जीत कर आएंगे और इसी पर उनका आगे का भविष्य तय होगा कि बिहार में उनके लिए कितनी जगह है, कितना समर्थन है, ये इस चुनाव में तय होगा। तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विभाकर जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं का उत्साह दिख रहा है और महिला मतदाताएं खास करके आगे हैं, तो ये किस बात का संकेत है? ये गौर करने वाली बात है कि पिछली दफा जो वोटिंग हुई है उससे अधिक संख्या में इस बार वोटिंग हो रही है। यह प्रचार का भी असर है और यह जागरूकता का भी असर है। उत्साह दिख रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से यह है कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। मत प्रतिशत बढ़ना हम इसको एक शुभ संकेत मानते हैं लोकतंत्र के लिए। मुझको लगता है कि अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड अच्छा जा रहा है वोटिंग का। ये किसके पक्ष में होगा ये अभी आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अच्छा है। एक बात मैं जोड़ना भूल गया था कि शरद यादव की बेटी सुवासिनी यादव भी बिहारीगंज से, मधेपुरा के बिहारीगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये वही शरद यादव हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी कांग्रेस के विरोध में, और अपनी बेटी को कांग्रेस से उन्होंने टिकट दिलवाया। और राहुल गांधी अभी आए थे चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने कहा बिहारीगंज की सभा में कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं शरद यादव, और उनके साथ मैं यात्रा किया तो उन्होंने ऐसी बातें बताई मुझे, ऐसा ज्ञान दिया जो आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया था। पता नहीं वो कौन सा ज्ञान था और राजीव गांधी उस ज्ञान का कितना, राहुल गांधी कितना उसका फ़ायदा उठा पाते हैं।
राजीव जी, आपको क्या लगता है ये इस चुनाव में क्या खास बात आप देख रहे हैं इस बार के मतदान में? अभी जो आप लोगों ने चर्चा की, इसमें सबसे प्लस पॉइंट है महिलाओं का निकलना। पहले चरण के बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा महिला मतदाता निकल के सामने आ रही है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से 4 तारीख के अंतिम चुनाव रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझे पता है कि और कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन महिलाएं मेरे साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और जिस तरीके से महिलाएं निकल के आ रही हैं तो उनकी बातें बहुत सही होते दिख रही हैं और महिलाएं काफ़ी एग्रेसिवली वोट कर रही हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि मीडिया पर भी आ रही हैं, वो अपनी बातों को रख रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो ये बहुत शुभ संकेत है। और पक्ष और विपक्ष और किसके पक्ष में जाएगा ये तो आपने पहले ही कह दिया है कि 10 को पता चलेगा, लेकिन ये बहुत शुभ संकेत है और ये वोटिंग का परसेंटेज लगातार तीनों फेज में बढ़ते गया, तो इसका रुझान तो मिल रहा है, लेकिन अब स्पष्ट 10 को ही करेंगे। ये इस बार सीमांचल में भी वोटिंग है और सीमांचल में कई इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। हार जीत का निर्णायक वोट वही करते हैं, तय वही करते हैं। तो इस बार मुस्लिम मतदाताओं में क्या एमआईएम सेंध लगा पाएगी या जैसे वो पहले राजद के लिए वोट करते रहे हैं वैसे ही करेंगे? ये दो बातें हैं, एमआईएम को भी वोट मिलेगा और राजद को भी वोट मिलेगा, बटेगा। इसका फायदा अभी की जो सत्तारूढ़ है एनडीए है उसको मिलेगा, क्योंकि सीमांचल जो बिहार का है उसमें घुसपैठियों की संख्या बहुत है और सब मतदाता बन चुके हैं, और इसीलिए एमआईएम इस बार अपनी बाजी कहिए चुनाव में उतरा है और आजमा रहा है। तो मुस्लिम मतदाताओं में विभाजन ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है और ये राजद के घाटे का सौदा है। आपको क्या लगता है राजीव जी, क्या टूट होगी मुस्लिम वोटों में? मुस्लिम वोट बटना एकदम तय है। जहाँ तक सीमांचल की बात है तो स्वाभाविक है कि उस इलाके में वो मुस्लिम बहुल मतदाता है, वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। एमआईएम ने 24 कैंडिडेट दिए हैं। पिछली बार के उपचुनाव में किशनगंज से एमआईएम का उम्मीदवार जीता भी है। इस बार के आप गौर करेंगे तो सीमांचल में 2 मुद्दे बहुत ज्यादा गर्म है, सीए और एनआरसी के हैं, और साथ में तीसरा मुद्दा भी उठ रहा है वो पलायन का है। सीए और एनआरसी का मुद्दा गर्म होने के नाते वोट का दुर्विकरण भी हो रहा है, और स्वाभाविक है कि आप एक लकीर खींचेंगे तो दूसरी बड़ी लकीर स्वतः लोग खींच देते हैं और वो लोग मन बना लेते हैं वहां के परिस्थिति और माहौल के अनुकूल। दूसरी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का मैं फिर उदाहरण दूंगा, अंतिम सभा में उन्होंने एक और कहा कि इस देश में कुछ लोग हैं जिन्हें जय श्री राम और भारत माता की जय सुनने से उनका दिमाग खराब हो जाता है। यह ध्रुवीकरण की कोशिश थी। ये आप ध्रुवीकरण की कोशिश कह सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली बिहार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बात उभर के आई, ये घटना है झारखंड की। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, राजद की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल वीडियो में वो साफ कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जय श्री राम और भारत माता की जय सुन के मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी का जवाब दिया हो और उन्होंने खुल के एक मैसेज दिया कि इस देश की स्थिति क्या है, और राजनीतिज्ञों के मुंह से इस तरीके से देश तोड़ने वाली और धार्मिक आस्था पर प्रहार करने वाली अगर बातें हो रही हैं तो ये कहां तक सही है और कहां तक गलत, ये जनता ही फैसला करे। मेरा बोलना बहुत उचित नहीं होगा। अगर ऐसा वीडियो है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और दूसरी बात यह कि एनडीए में भी मतभेद दिखा घुसपैठिए के सवाल पे। चीफ मिनिस्टर यूपी के योगी जी ने भाषण किया कि एक भी घुसपैठिए को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, सरकार बनेगी तो सबको निकाल बाहर किया जाएगा। और ठीक उसकी अगली सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि किस माई क्या लाल की हिम्मत नहीं है कि जो बिल्कुल एक भी ये मैंने रोचक घटना कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कटिहार में पहले बोल कर जाते हैं कि एनडीए की हमारी सरकार बनी तो घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। ठीक उसके 2 घंटे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार ने कहा
कि किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को कोई बाहर करे। तो इसका कुछ घाटा होगा एनडीए को, ये जो अंतर विरोध दिखा बीजेपी में और जदयू में? ये तुष्टिकरण की राजनीति हुई। नीतीश जी ने ऐसी बात करके तुष्टिकरण की राजनीति, घुसपैठिए चाहे जिस धर्म के हो, उनका पक्ष नहीं लिया जा सकता है, उसका विरोध होना ही चाहिए। और ये उसूल के खिलाफ है। राजद को, एनडीए को घाटा हो, फायदा हो, मुद्दा इसका नहीं है, महत्व यह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश जी ने ऐसा करके तुष्टिकरण की राजनीति की है, वोट के लिए राजनीति की। यह सत्ता लोलुपता इससे परिलक्षित होती है उनकी। नहीं, मगर इसके पहले भी नीतीश कुमार का क्लियर स्टैंड रहा इस सब्जेक्ट पर। वो विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है। मगर उस समय बीजेपी भी मौजूद थी, उसके मंत्री भी, उसके डिप्टी सीएम सब मौजूद थे सदन में, और अब उस समय किसी ने प्रतिवाद नहीं किया इसका। और अब जब वोटिंग हो रही है तब भी किसी को याद नहीं आया। मगर उस खास क्षेत्र में जाने पर गिरिराज सिंह को भी याद आ जाता है कि घुसपैठिया हैं, योगी जी को भी याद आ जाता है कि घुसपैठिया हैं। तो इसका क्या मतलब है? उस खास क्षेत्र में ही घुसपैठिया है, हाँ। इसलिए उस क्षेत्र में जाने के बाद लोगों को यह बात याद आती है। नहीं तो ये सिर्फ चुनाव के समय याद आती है, सरकार में रहते हैं तो याद नहीं आती। आपको बता रहा हूँ, ये विधानसभा में कह रहे हैं, कह दिया मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ भाजपा के जो मंत्री हैं सहयोगी वो चुप रहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी हाल में कहा है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाने से वह देश का नागरिक नहीं हो सकता है। देश का नागरिक होने के लिए जहां नागरिकता मिलती है वहां आवेदन करना जरूरी है। वहां से जब नागरिकता मिलेगी तब वो देश का नागरिक होगा। वोटर आई कार्ड बन जाने से, आधार कार्ड बन जाने से कोई नागरिक इस देश का नहीं हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये भूल जाते हैं लोग। जब तक ये कार्ड नहीं बनता, जब तक उनकी नागरिकता उस ढंग से नहीं हो जाती है, तब तक वो देश के नागरिक नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि घुसपैठिए के नाम पर ये राजनीति कब तक होती रहेगी? जब तक घुसपैठिए रहेंगे, मगर उनको निकाला नहीं जाएगा। अब देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा आज से नहीं चला आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले को सबसे पहले असम से शुरू किया। उठाया ठीक है, मगर अब तो आप बस वहां तक ला दे रहे हैं। आप सत्ता में और वहां से लेके यहाँ तक कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। बिहार में सरकार में रहते, बिहार में तो एनआरसी अभी लागू ही नहीं है। नहीं लागू नहीं, घुसपैठिया निकालने के लिए एनआरसी लागू करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप जो नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से घुस आया, उसको तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकालना चाहिए, और इस पे पहले देश, उसके बाद कुछ हो सकता है। घुसपैठियों के मामले पर तो देश को कहीं से समझौता करना ही नहीं चाहिए। बिहार में तो हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पूरे देश में मोटा मोटी यही स्थिति है। एनडीए में भी पूरे देश में मोटा मोटी यही स्थिति है। देश की राजधानी दिल्ली में घुसपैठिए बैठे हुए हैं। यानी ये वोट लेने का एक मुद्दा बना हुआ है। हो सकता है, हो सकता है। आप अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि योगी जी आए और बोल के गए, उसके बाद हमको तो लगा कि ये चेक एंड बैलेंस हुआ। एक रणनीति के तहत भी ये हो सकता है। घुसपैठियों को भी खुश रखो, हिंदुओं को भी। घुसपैठियों को नहीं, पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष के लिए नीतीश जी ने वो काम किया है। योगी जी इस मुद्दा को हमेशा उठाते रहे हैं, तो इसका फायदा कुछ मिल सकता है। इसमें कोई दुमत नहीं है कि जदयू और नीतीश जी के साथ मुसलमानों का कुछ परसेंट वोट है। अच्छा, अब तो चुनाव आज समाप्त हो जाएगा, तो अब क्या लगता है कि क्या परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, कौन भारी होगा? देखिए, मेरा अनुमान है कि भाजपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी ने अपनी हार वहीं तय कर ली थी, उसी समय तय कर ली थी जिस समय उसने 70 सीट कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस 70 सीट जीतने नहीं जा रही है। कितना भी हो, कितनी भी मेहनत कर ले, तो 20 से 25 सीट पर कांग्रेस से उठ जाएगी। बाकी सीट तो आरजेडी को मिलेगी नहीं, बाकी सीट तो एनडीए की तरफ जाएगी। हार वही तय हो गई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा है। सहमत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा होने जा रही है। कांग्रेस वहाँ गड्ढा है, वैसे एलजेपी यहाँ के लिए गड़बड़ है। देखिए, एलजेपी तो सही पूछे तो अबूझ पहेली बनी रह गई। नहीं तो उससे जेडीयू को तो घाटा होगा, एनडीए की सीट घटेगी। अगर एनडीए का सीट उससे अगर बहुत ज्यादा असर हमको नहीं पड़ता दिख रहा है, लेकिन इसका दूसरा फायदा हो सकता है। अब मान लिया
जो भाजपा के लोग और एनडीए के लोग जदयू के टिकट पर लड़के गए हैं, इसका स्वभाव, और रोज चिराग पासवान प्रतिदिन इस चुनाव में मैंने सबसे ज्यादा मीडिया के सुर्खियों में कोई रहा है तो मुझे लगता है कि वही व्यक्ति रहा है इकलौता। और उनके जो भी बयान आते रहे हैं, हर बयान में वो कहते रहे कि भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। वो ठीक है कि अपनी तरफ से जदयू को किनारे ले रहे हैं, लेकिन अगर जहां जोड़ घटाव का मामला आएगा वो पहले से तैयार है, तो ये कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत स्टैंड क्लियर है, और उसका जोड़ घटाव जो होगा उसका लाभ इनके खाते में भी जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान होते नहीं दिख रहा है, लेकिन जो फायदा होगा उसका फायदा एनडीए के पक्ष में आ जाएगा। नीतीश सरकार की वापसी होगी, ये आपको लग रहा है? टक्कर बहुत जोरदार है। नीतीश सरकार को हम नहीं कर सकते, टक्कर बहुत जोरदार है। एनडीए की सरकार कर सकते हैं। यानी नीतीश एनडीए आते हुए तो नीतीश नहीं बनेगा, ऐसी संभावना है? ऐसा अभी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा रहेगा इसको एनडीए सरकार कहा जाए, ज्यादा ऐसा है संभव? कांटे की टक्कर नहीं, एनडीए की वापसी हो सत्ता में, मगर सीएम नीतीश ना हो। नहीं, सीएम तो नीतीश ही होंगे। क्या कि देखिए, हर किसी का अपना एक स्टैंड होता है और अपनी एक बात की विश्वसनीयता होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी से लेके और नीचे का एक कार्यकर्ता तक मैंने एक लय में जो कहते रहा है कि कम सीट भी आएगी तो नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी के कहने के बाद, अमित शाह के कहने के बाद, जेपी नड्डा जी के कहने के बाद कोई बदलाव, हाँ, ऐसा बदलाव होगा। तो चलिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी 10 तक कि किसकी सरकार बनेगी, मगर ये तय है कि बिहार के वोटर और जो तंत्र है, चुनाव आयोग का तंत्र है, बिहार सरकार का जो तंत्र है, वो बधाई का पात्र है कि जहां कोरोना को लेकर 70 देशों में चुनाव स्थगित हुए थे, वहां बिहार में पहला चुनाव हुआ। कोरोना काल का ये पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए और उत्साहवर्धक उसका रिजल्ट आया, मतदाताओं में उत्साह दिखा और लगातार ये बढ़ता गया। वोटिंग का परसेंटेज जो है बढ़ता गया। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई उससे थोड़ी अधिक वोटिंग सेकेंड फेज में हुई और उससे ज़्यादा वोटिंग थर्ड फेज में हो रही है। फर्स्ट फेज में 55.68% वोटिंग हुई, सेकेंड फेज में 55.70% वोटिंग हुई और इस बार ये चुनाव आयोग कह रहा है कि 60% से ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। और महिला मतदाताओं की प्रतिशत भी बढ़ी है पहले चुनाव से लेकर के, और तीसरे चरण तक में महिला वोटरों का प्रतिशत भी बढ़ा है, यानी महिलाओं में ज़्यादा उत्साह है पुरुष वोटरों की बनिस्बत। तो इसका अभिनंदन और स्वागत किया जाना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए 10 तारीख तक क्या रिजल्ट आता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।